हेलो गाइस, तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम 6 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्लास में हम 7th बेसिक कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिक टर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के डिफरेंस को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट, ये इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब होता क्या है कि इस एक्सप्रेशन को का मतलब समझते हैं हम। अगर किसी टैक्स पेयर को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है तो जितना वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, उस टैक्स में से हम माइनस करते हैं सब्सिडी, मतलब जो उसको टैक्स रिलैक्सेशन मिला है, जो उसे अब पे नहीं करना। तो वैसे ही जो इनडायरेक्ट टैक्स पेबल था, जो पे करना है किसी टैक्स पेयर को, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसे अब नहीं पे करना, या जो टैक्स रिलैक्सेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर दें तो नेट हमारा आ जाता है कि किसी टैक्स पेयर ने कितना पे किया है। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसी टैक्स पेयर ने जो एक्चुअल जो अमाउंट होता है टैक्स पेयर पे करता है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ये हमने समझ लिया। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि टैक्स कितने टाइप का होता है। तो टैक्स जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अब इन दोनों में किस बेस पे क्लासिफिकेशन होगी, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स को किस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया गया, क्लासीफाई किया गया, वो सब हम एक बार थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो टैक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स। तो डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से देखते हैं। एक वर्ड होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या फिर कह सकते हैं टैक्स बर्डन। जब कोई टैक्स या जब किसी टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर किसी दूसरे पार्टी पे शिफ्ट कर पाए, या किसी टैक्स बर्डन, जैसे किसी टैक्स पेयर पे टैक्स बर्डन है, उसे टैक्स पे करना है, अगर वो उस टैक्स को किसी दूसरे पार्टी पे या किसी दूसरे पर्सन पे उसे एंडोर्स कर पाता है या शिफ्ट कर पाता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स या टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड और कैन बी एंडोर्स्ड, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें भी एक चीज समझने वाली बात है कि अगर हम टैक्स को एंडोर्स कर सकते हैं और कोई टैक्स पेयर अपने टैक्स बर्डन को किसी दूसरे पे एंडोर्स कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस टैक्स पेयर को कम्प्लीटली या उस टैक्स अमाउंट को कम्प्लीटली एंडोर्स कर सकता है। हो सकता है किसी केस में कम्प्लीटली, या किसी केस में पार्शियल, या किसी केस में ना भी कर पाए। तो बेसिकली जिस टैक्स को हम एंडोर्स कर सकते हैं, चांसेस होते हैं मैक्सिमम उस टैक्सेस को हम किसी दूसरे पार्टी में एंडोर्स कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड है हमारा जिसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स और टैक्स बर्डन हम किसी दूसरे पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर किसी टैक्स पेयर पे कोई टैक्स बर्डन है तो उस टैक्स को वो दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो उसमें जो होता है इंसिडेंस तो इस केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स या फिर जो टैक्स बर्डन जिसे बोलते हैं हम, वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी शिफ्टेड और कैन नॉट बी एंडोर्स टू एनी अदर पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जो इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स जिसे हम एंडोर्स कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम एंडोर्स कर सकते हैं, तो इसमें है जीएसटी। पहले बहुत सारी टैक्स हुआ करती थी, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स या कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी या वैल्यू एडेड टैक्स तो दे चुके हैं एग्जांपल। तो उन सब टैक्स को हटा के अब एक ही टैक्स है जीएसटी। तो ये जो टैक्स है जनरली किसी गुड्स या सर्विस पे लगता है। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर जो कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करती है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो कोई फर्म या प्रोडक्शन यूनिट करती है, उस पर बेसिकली टैक्स चार्ज किया जाता है। और जो इंसिडेंस जिसमें और जो डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो बेसिकली जो ये डायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्स जो है डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को एंडोर्स करते हैं,
इसमें हम टैक्स बर्डन को किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आता है एग्जांपल इनकम टैक्स। आप सोच के देखिए कि आपका इनकम है और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी कि इनकम टैक्स 10% है, तो अगर आपका इनकम अगर 50,000 है जितना भी है, तो उस पर अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप उस टैक्स बर्डन को किसी और पे शिफ्ट कैसे कर सकते हो। तो वही बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि इस टैक्स पे जो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्सेस आते हैं इसको आप किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका इनकम है तो इनकम के पे जो आपका टैक्स लगेगा वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, उसको आप किसी दूसरे पे बर्डन नहीं दे सकते, या उस टैक्स बर्डन को अपने टैक्स बर्डन किसी दूसरे पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स है या फिर आपकी जो वेल्थ है उस पर जो टैक्स लगती है वेल्थ टैक्स, या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी टैक्स जो होती है ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। इसमें भी एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे इनकम टैक्स है और आप किसी फर्म या प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो आपको जो कभी कभी सैलरी दी जाती है या आपको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो उस पर पहले से एक टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेबल सर्विस। तो आपको जो किसी फर्म में सैलरी दी जाती है एज अ वर्कर, जो आपको सैलरी दी जाती है, तो उसमें कभी किसी फर्म में या मैक्सिमम फर्म में बोल सकते हो आप, तो जो फर्म है वो पहले से ही आपके इनकम में से टैक्स माइनस करके आपको नेट इनकम देती है। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आप इसमें आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो। आप ये मत देखो कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो उस टैक्स के बीच में कोई इंटरमीडिएटर आ रहा है, तो उससे वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बनेगा। बस एक जो बेसिक डिफरेंस है कि आप जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें आप टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बेशक जो आपका इनकम टैक्स है वो आपके फर्म के थ्रू, आपके प्रोडक्शन यूनिट में जो कंपनीज में आप काम कर रहे हो उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही है, लेकिन उस टैक्स को जो आप पे टैक्स है उतना ही अमाउंट होगा जितना आप पे चार्ज किया जाएगा, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। और सेकंड जो है जीएसटी, तो गुड्स एंड सर्विस, ये टैक्स कैसे हम किसी पे या कोई जो फर्म है, ये बेसिकली जो फर्म या प्रोडक्शन यूनिट होती है वो शिफ्ट करती है, वो एंडोर्स कर पाती है। जैसे कि अगर कोई गुड्स है जो ये बेच रही है, सेल कर रही है, उस गुड्स का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, और गवर्नमेंट ने इसे एक मीडियम, इसे एज ए इंटरमीडिएटर रखा है प्रोडक्शन यूनिट को या प्रोडक्शन या फर्म को, कि जो टैक्स है इससे लिया जाएगा। तो ये क्या करेगी, तो उस टैक्स को, इस टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर देती है या शिफ्ट कर पाती है अपने कंज्यूमर पे। जैसे 100 रुपीज़ है और जो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो रेट फिक्स किया गवर्नमेंट ने वो 10% मान लेते हैं। तो ये क्या करती है, जो 100 रुपीज़ का गुड्स था अगर उसे 10%, अगर 10 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा उस कंपनी को, तो वो इस गुड्स को सेल करेगी कंज्यूमर को 110 रुपीज़ में, जिसमें क्या हुआ कि जो इसमें वो आसानी से अपने टैक्स को एंडोर्स कर पाएगा अपने कंज्यूमर्स पे। तो इसीलिए ये जो है इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो कि बेसिक डिफरेंस है दोनों में। जिसमें टैक्स को हम या टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर पाते हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाते उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो आसानी से टैक्स बर्डन को अपने कंज्यूमर पे या जो उसके गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उस पर वो टैक्स बर्डन शिफ्ट कर पाती है। वो हमने एग्जांपल देखा कि उसका अगर कोई गुड्स 100 रुपीज़ का है और गवर्नमेंट ने इसे एज ए इंटरमीडिएटर रखा है कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो क्या करेगी, वो जो गुड्स 100 रुपीज़ में सेल करती थी उस पर जितना परसेंट टैक्स था वो कम्प्लीटली, अगर 10% 10 रुपीज़ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि 10% कम्प्लीटली वो एंडोर्स कर देगा। हो सकता है अगर 10% टैक्स देना है तो 5% एंडोर्स करेगी या 8% एंडोर्स करेगी, कितना भी रेट हो सकता है वो। तो ये इस जो फर्म है, फर्म के थ्रू हमारे जो गुड्स हैं जो हमने परचेज किया उस पे जो टैक्स है वो प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू गवर्नमेंट के पास टैक्स चली जाती है। तो ये हमने समझ लिया। तो अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस पता होगा। तो जिस टैक्स बर्डन को हम बेसिकली किसी दूसरे पे एंडोर्स कर पाते हैं टैक्स बर्डन को, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जिसपे हम टैक्स बर्डन को दूसरे पे एंडोर्स नहीं कर पाते, वो हमें ही देनी पड़ती है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आती है। और इसमें बहुत सारे टैक्स आती थी पहले, लेकिन अब उन सभी टैक्स को हटा के एक टैक्स है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो अब आपको इस समझ में आया होगा। अब इसे हम आगे देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेक्स्ट हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया था,
तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टॉपिक है पहला इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमने देख लिया, एक बार फिर देखते हैं इसे। इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो या तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे जो सेल करती है प्रोडक्शन सेक्टर उस पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, या फिर जो गुड्स उसने प्रोडक्शन किया है उस पे टैक्स लगाती है। तो ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जाती है, प्रोडक्शन सेक्टर के थ्रू जो कंज्यूमर है उसका टैक्स प्रोडक्शन सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाती है। और ये इसी के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि और इसी में जो है जीएसटी आता है जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हो। और ये जो है इस केस में इजिली शिफ्ट कर सकता है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो जीएसटी या जो उसके गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगाया जा रहा है उस टैक्स को अपने कंज्यूमर पे बहुत आसानी से एंडोर्स कर सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमने देख लिया, जो हमने वहां देखा वही यहीं पे सेम है। सेकंड है सब्सिडी। तो सब्सिडी हमें पता है रिलैक्सेशन होता है, टैक्स रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट देती है। तो टैक्स रिलैक्सेशन देने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उससे पहले हम देखते हैं होता क्या है ये डिटेल में। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस given by the government to the firm and the household with the motive of general welfare। तो सब्सिडीज होती है एक टाइप का इकोनॉमिक असिस्टेंस है, या बोल सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प होता है या फाइनेंशियल रिलैक्सेशन होता है जो गवर्नमेंट देती है फर्म को, प्रोडक्शन सेक्टर को या फिर हाउस सेक्टर को। और उसका जो मेन मोटिव होता है वो जनरल वेलफेयर, मतलब जो पीपल है जनरल पब्लिक या फिर बोल सकते हैं फर्म या हाउस सेक्टर के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए उसका मेन मोटिव होता है प्रोवाइड करना। तो अगर अब इसको फिर से देते हैं एक्सप्रेशन को, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जितना आपको देना है, अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट यू मस्ट हैव टू पे माइनस द सब्सिडी दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसको अगर हम माइनस कर दें तो ये वो अमाउंट है जो आपको अब गवर्नमेंट को पे करनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको ये समझ में आया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस। इसको हम समझते हैं पहले, इस डेफिनेशन से क्या होता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये हम बहुत पहले मतलब लगभग सभी वीडियोज में हमने ये देखा अब तक की, पिछले 3 वीडियोज हैं उसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ क्या होता है कि किसी भी फर्म को, अगर कोई फर्म कहीं पे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना चाहती है तो उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अगर किसी प्रोडक्शन को ये 4 सर्विसेज मिल जाती हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल जाती हैं तो आसानी से अपने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये जो गुड्स एंड ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं या फैक्टर्स ऑफ पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्रोवाइड करती हैं हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर। तो बदले में इन सर्विसेज के लिए जो प्रोडक्शन सेक्टर इन्हें पे करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट। तो लैंड के लिए पे करती है रेंट प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, लेबर के लिए पे करती है सैलरी या वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को पे करती है या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो यही लिखा हुआ है कि जो फैक्टर कॉस्ट होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसके बदले में दी जाती है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो ये सभी जो है ये रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो ये समझ गए हम। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ये वो प्राइस होती है जिसपे मार्केट कोई गुड्स जो है सर्विस मार्केट में जिस प्राइस पे एक्चुअली सोल्ड की जाती है उसी को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। एमआरपी से बोल सकते हैं हम, या एमआरपी नहीं तो मैं अभी आप इसे मार्केट प्राइस लेना, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा।
मान लेते हैं कि एक प्रोडक्शन सेक्टर है या फर्म है जिसने प्रोड्यूस किया, एग्जाम्पल से एज्यूम करते हैं कि एक नोटबुक प्रोड्यूस्ड 1 नोटबुक या 1 टन नोटबुक बोल देते हैं या 1000 बोल देते हैं। तो अगर प्रोडक्शन सेक्टर ने 1000 नोटबुक्स अगर प्रिंट किया या 1000 नोटबुक्स उसने प्रोड्यूस किया है, तो उसको इनिशियली क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई होगी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चीज़ें उन्हें मिल गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम ये फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अगर ये चारों चीज़ें उनसे मिल गई प्रोडक्शन सेक्टर, तभी ये इन चीज़ों की प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इस जो 1000 नोटबुक है इसका कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट क्या होगा? तो इस 1000 नोटबुक के लिए कितना कॉस्ट हमने पे किया है, फैक्टर कॉस्ट पे किया है, उसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि जो ये लैंड है 100 प्लस 100 प्लस सभी को 100 ले लेते हैं, तो ये 400 हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब 1000 नोटबुक का मतलब 400 प्राइस हो, लेकिन लेट करते हैं कि जो 1000 नोटबुक का जो प्राइस है, जो फैक्टर कॉस्ट आया वो 400 आया, 400 रुपीज़ आया। तो उस जो नोटबुक है, ये जो गुड्स है या गुड है, उसका जो फैक्टर कॉस्ट है इसे हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। जब हमने सभी फैक्टर कॉस्ट को ऐड कर दिया जो इस 1000 नोटबुक के बनाने में लगा या हमें प्रोडक्शन सेक्टर को देना पड़ा, तो ये फैक्टर कॉस्ट है। अब क्या करती है, जो नेक्स्ट स्टेप में जो गवर्नमेंट है वो 10% टैक्स चार्ज करती है इस पे। तो अगर 10% टैक्स चार्ज करेगी तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका 10% ही 40 रुपीज़। तो ये जो नोटबुक है इसकी प्राइस होगी 440 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेज में क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स रिलैक्सेशन देती है या सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स पेएबल माइनस सब्सिडी। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्शन हुआ, सेकंड में गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 10% का, तब जो उस नोटबुक की जो कॉस्ट हो गई या प्राइस बोल सकते हैं वो 440 हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में गवर्नमेंट ने टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया, मतलब सब्सिडी दे दी, मान लेते हैं 5% की। तो नेक्स्ट स्टेज में जो इस नोटबुक की प्राइस हो गई वो हो गई 440 रुपीज़ माइनस 20 रुपीज़। 5% जो 40 का वो 20 रुपीज़ ही आएगा, तो 440 का हो गया। तो फाइनली जो ये 440 रुपीज़ है ये वो मार्केट प्राइस है जिस प्राइस पे ये जो नोटबुक है कंज्यूमर को अवेल की जाएगी। तो बेसिकली जो फैक्टर कॉस्ट था कि उस नोटबुक को प्रोडक्शन करने के लिए जो बेसिक कॉस्ट है वो कितना आया, और मार्केट प्राइस होता है कि उसमें टैक्स और सब्सिडी सभी को एक साथ कैलकुलेट अगर हम कर लें तो उसके बाद जो प्राइस होता है उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं, या जिस प्राइस पे वो मार्केट में आएगी और कंज्यूमर को अवेल किया जाएगा। तो ये मार्केट प्राइस हो गई। यहाँ पे हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में साफ डिफरेंस दिख रहा है। तो इसके बेस पे जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, देयरफॉर, ये यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस जो गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी माइनस जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो बेसिकली अगर हम देखें जो एमआरपी आई हमारी वो कैसे आई, हमने टैक्स को ऐड किया, जो प्रोडक्शन सेक्टर उस टैक्स को ऐड किया 440 को, और उसमें से सब्सिडी मिला कंज्यूमर के लिए, सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया वो 5%, उन्हें माइनस किया। यहाँ पे जो था 400 में कैसे आया, जो बेसिक कॉस्ट था
400 फैक्टर कॉस्ट, उसमें टैक्स हमने ऐड किया था 40 रुपीज़ जो कि 10% था। नेक्स्ट में 440 में से हमने 20 जो ये सब्सिडी था वो माइनस किया था। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन बनता है, जो एमपी आया मार्केट प्राइस, वो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी आया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस, इनको अगर हम एक साथ लें तो टैक्स माइनस सब्सिडी या इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि ये गुड्स एंड, ये मैंने टैक्स लिखा है इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स लगाते हैं उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं या जीएसटी बोलते हैं, उसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वो जीएसटी, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पे हम टैक्स को ब्रैकेट में जीएसटी लिख देते हैं, या क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो यहाँ हम इसको चेंज करके इनडायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स से, तो इसमें अब एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लो, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। और इसी में रिलेशन है फैक्टर कॉस्ट, तो इसे हम एज ए रिलेशन भी यूज कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द फैक्टर कॉस्ट प्लस द नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हमारा बेसिक रिलेशन आया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत जरूरी था नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझने के लिए। इसको आगे हम देखते तो इसको कैसे यूज किया जाता है, उसको हमने एज एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करके एग्जाम्पल करके समझ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म। तो नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम एनएफआई भी कहते हैं, तो ये हमारा 8th इकोनॉमिक टर्म है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं क्या होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल बेस्ड समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो पहले से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम कि ये एनएफआई होता क्या है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो एनएफआई जो होता है वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब आपने अपने फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर इनकम अपने फैक्टर सर्विसेज के लिए दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या किसी भी कंट्री से कितना फैक्टर इनकम आपने अर्न किया, उसमें से माइनस करते हैं कि आपने दूसरे के फैक्टर सर्विसेज के लिए उसको कितना पेमेंट किया। या आप अगर प्रोडक्शन कर रहे तो दूसरे कंट्री ने जो अपनी प्रोडक्ट फैक्टर सर्विस आपको प्रोवाइड की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, तो आपने उसको कितना पेमेंट किया। तो आपने कितना इनकम कमाया, इनकम अर्न किया, माइनस आपने कितना पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट। आपने कितना फैक्टर इनकम अर्न किया माइनस आपने कितना फैक्टर पेमेंट किया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारा इंडिया है, लेट करते हैं, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बाकी सारे रिमेनिंग कंट्री। तो यहाँ के जो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट है, उसने कितना अर्न किया अपने फैक्टर सर्विस, जो उसने फैक्टर सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया, तो बदले में जो उसने इनकम अर्न किया उसको उसने कितना अर्न किया। तो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न फैक्टर इनकम फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट है कोई,
उसने अपने फैक्टर सर्विसेज के लिए, जो उसने फैक्टर सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड किया, उसके लिए उसने कितना इनकम अर्न किया उसने उससे। और यहाँ पे जो अदर कंट्रीज के जो नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अर्न factor income for their factor services। तो NFI बेसिकली होता क्या है, इसे एक बार फिर से देखते हैं ध्यान से कि हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसने अपना फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड किया, तो उससे जो इसको इनकम आया उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम मिलता है नॉर्मल रेसिडेंट को। उसमें से हम माइनस करते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई किसी कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसने जो हमें फैक्टर, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट को, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी को, जो उसने अपना फैक्टर सर्विसेज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने जो अपना फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो इंडिया ने, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने उसे कितना पे किया, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट बोल सकते हैं। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के लिए इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने कितना पे किया, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फीटा शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो अब अगर हम पता करना चाहें कि नेट फैक्टर इनकम, हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमने अब्रॉड से कितना इनकम, नेट इनकम कितना अर्न किया, तो कैसे निकालेंगे दोनों का डिफरेंस। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने कितना अर्न किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, माइनस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमसे कितना अर्न किया, हमने उसको कितना पे किया, फैक्टर, उसके फैक्टर सर्विस के लिए हमने उसे कितना फैक्टर पेमेंट किया, उसको अगर हम माइनस कर दें, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने अर्न किया, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया, तो हमारा आ जाता है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बेसिकली NFI था। इसकी सिग्निफिकेंस हमें तब पता चलती है जब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेशनल इनकम जब हम फाइंड करते हैं, अगर हमें इंडिया का नेशनल इनकम फाइंड करना है, आगे के चैप्टर में इसे और डिटेल में समझेंगे, तो हम करते क्या है, अपनी डोमेस्टिक, ये जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमने कितना, इंडिया की इकोनॉमी ने कितना अर्न किया है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी ने, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना डोमेस्टिक इनकम हुआ, उस इनकम को, उस इनकम में हम ऐड करते हैं NFI, कि हमने बाहर की कंट्री से नेट कितना अमाउंट गेन किया, मतलब कितना अर्न किया। तो NFI, इसे हम अगर और डिटेल में और ब्रेक करके लिखें तो नेशनल इनकम हम फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं कि हमारी कंट्री में, जो हमारा इंडिया, तो इस कंट्री में इस नॉर्मल रेसिडेंट ने या हमने इस इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई, इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं कर रही कि कितना अर्न किया वहाँ से, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कितनी है, उसमें हम NFI नेट कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना अर्न किया, तो कैसे आएगा, तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हमने बाहर की कंट्री में, सॉरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर की कंट्री से इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है उसने कितना अर्न किया, उसमें हम उसमें से माइनस करते हैं कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कि हमने बाहर की इकोनॉमी को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी को हमने कितना इनकम पे किया। तो अगर ये हमारा आता है तो वो होता है हमारा NFI। ये नेक्स्ट जो ये है, ये नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद। तो तब हमारा जो, अगर हम ऐसा फाइंड करते हैं, मतलब डोमेस्टिक इनकम में जो NFI हम ऐड करते हैं, NFI क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने कितना कमाया माइनस हमने कितना पे किया, तब जो आता है वो NFI आता है। तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना इनकम हुआ प्लस बाहर की इकोनॉमी से हमने कितना कमाया, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने कितना कमाया,
उसको अगर हम ऐड कर दें तब हमारा आता है नेशनल इनकम। तो बेसिकली यही था कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो उसमें मैं बार बार से बोल भी रहा हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये साफ दिख रहा है, आप इसे नोट कर सकते हो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने कितना कमाया, और हम बाहर की जो किसी दूसरे कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट था तो उसने हमसे कितना कमाया, मतलब इंडिया से जो इनकम बाहर के देश में गई उसको हम माइनस करते हैं, तब हमारा आता है NFI कि हमने नेट कितना अर्न किया। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जितना हमें पे करना था जितना हमें पे करना था उसमें से हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं। इसका अपोजिट तो होता ही है, जो हमें रिलैक्सेशन मिली है तब हमारी नेट आती है। तो वैसे यहाँ पे है कि नेट फैक्टर इनकम, हमने फैक्टर इनकम नेट कितना कमाया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब जो हमने अर्न किया माइनस जो हमने दूसरे कंट्री को पे किया, उससे अगर हम माइनस कर दें तब हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।